हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे उड़ीसा के सेमेस्टर 1 का पेपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में है एंड बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। तुम चाहे कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते हो, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो इस प्लेलिस्ट से, जहाँ पे हम पिछले वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टार्ट किए थे। 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम 4th अकाउंटिंग प्रिंसिपल से शुरू करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस कुछ ग्रुप्स के बीच लिंक होंगे, कोई टेलीग्राम चैनल्स होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का पहला, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट उसके बारे में है। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फिक्स्ड एसेट हमेशा रिकॉर्ड होगा एट कॉस्ट, मतलब जितना में उसको खरीदा गया है, जो पैसा दिया गया है फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स एसेट उतने में ही रिकॉर्ड होता रहेगा। मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है फिक्स्ड एसेट का। आज हम सोच लो कोई एसेट 5 लाख में खरीदे, फ्यूचर में उसका वैल्यू 10 लाख भी हो सकता है, या फ्यूचर में उसका वैल्यू 4 लाख भी हो सकता है। लेकिन हमको मार्केट प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सेलेबल नहीं होते, उसको हम बेचते नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं होता। फिक्स एसेट तो बिजनेस में यूज करने के लिए होता है। तो फिर फिक्स एसेट का मार्केट प्राइस क्या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड। अब सपोज मैं डिजिटल बोर्ड खरीदा हूं, लेट्स से फॉर 1 लाख रुपीज। अब मैं तो 1 लाख रुपए में खरीद लिया, तो मेरे लिए यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसका वैल्यू कितना रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 1 लाख रुपीज। अब मार्केट में चाहे डिजिटल बोर्ड का प्राइस कम हो जाए या मार्केट में चाहे डिजिटल बोर्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं तो इसको बेचने वाला हूं नहीं। क्या मैं बेचूंगा इसको? नहीं, मैं तो इसको यूज करने के लिए खरीदा हूं, मैं तो इसको पढ़ाते समय यूज करूंगा इसीलिए खरीदा हूं, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा गया। तो जब कोई चीज बेचने के लिए है ही नहीं, तो फिर उसके मार्केट प्राइस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल सा बात बोलता है, जितना रुपए में फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है उतना में ही रिकॉर्ड होता रहेगा। मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रिकॉर्ड होता रहेगा। राइट, देखना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड in the books of accounts at the price paid to acquire it। जो पैसा दिया गया है फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, उसी प्राइस पे वो रिकॉर्ड होता रहेगा। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। तो ये जो कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसी के हिसाब से हम सारा अकाउंटिंग करेंगे। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। जितना में खरीदा गया उतना में रिकॉर्ड होता रहेगा, बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो एक चीज से एसेट का वैल्यू कम होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो एसेट कितना पे रिकॉर्ड होता रहेगा? कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज। जो मार्केट वैल्यू है एसेट का वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमको उस बात से फर्क नहीं पड़ता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट एट विच इट वाज परचेज्ड माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स एसेट का फर्क नहीं पड़ता,
हम तो उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख, 5 लाख में एसेट खरीदा गया, तो कितना में रिकॉर्ड होगा? 5 लाख में ही रिकॉर्ड होता रहेगा। इफ एट अ टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इवन इफ द मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, फर्क नहीं पड़ता, और 7 लाख, फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे मार्केट प्राइस कम हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस ज्यादा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। येट द एसेट सेल कंटिन्यू टू बी सोन एट इट्स परचेज प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीस। तो मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स एसेट को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे एट द प्राइस पेड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट। क्लियर? जो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है वो आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू आल्सो कॉल्ड एज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहां रेवेन्यू का मतलब है बेसिकली सेल्स। तो जो सेल्स हम लोग कर रहे हैं बिजनेस में, उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है टू रिकॉर्ड। तो सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में है कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का बोलना है कि जब सेल्स हुआ तब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब पैसा मिला। पैसा मिला नहीं मिला, बाद में मिलेगा, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है व्हेन द राइट टू रिसीव मनी इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब जब हमको पैसा मिलने का अधिकार सिद्ध हो गया है, तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्चुअल में पैसा मिला या बाद में मिलेगा, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? देखना, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two different या separate aspects. मतलब revenue कब recognize होगा और पैसा कब रिसीव हुआ, ये दोनों अलग अलग बात है। इन दोनों बातों का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जैसे आज मैं सामान अगर सेल किया, भले ही मुझे आज पैसा मिले या भले ही मुझे बाद में पैसा मिलेगा, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं रेवेन्यू को आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है ये? तो रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब सेल्स एक्चुअल में हुआ। पैसा कब मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? देखना, तो दो एग्जांपल है यहां पे। सबसे पहला, एन एंटरप्राइज सेल गुड्स इन फरवरी, सामान कब बेचा? फेब में सामान बेचे। ठीक है? फेब में सामान सेल किए एंड रिसीव्स द अमाउंट इन अप्रैल, पैसा मिला लेकिन अप्रैल में, सामान बेचे फेब में, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? फेब में। फरवरी में हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फरवरी। तो कब रिकॉग्नाइज होगा? फरवरी में। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन फरवरी 2021। तो जब हम सामान बेचे तब हमारा अधिकार हो गया है पैसा मिलने का, और उस समय हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल में पैसा मिला या नहीं मिला, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये था बाद में पैसा मिला। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पहले पैसा मिलेगा। पहले पैसा मिलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज एंटरप्राइज रिसीव एन एडवांस इन फरवरी, पैसा मिल गया एडवांस में, फरवरी में एडवांस पैसा मिला था। फॉर द सेल्स टू बी मेड इन मे, लेकिन सेल कब हुआ? सेल्स हुआ मई में। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा?
रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा मई में। पैसा पहले से मिल गया है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन May 2021 upon sales having been made because the legal obligation to receive the amount is established in May 2021। तो जब हमारा लीगल ऑब्लिगेशन हुआ पैसा मिलने का, जब हम सेल्स किए, तब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो एक बहुत छोटा सा बात बताता है, दैट इज कि सेल्स जब हुआ तब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। पैसा पहले से मिल गया था, पैसा उसी समय मिल गया, या पैसा बाद में मिलेगा, इन तीनों बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल जो है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो बात बोलता है, एक्रूवल भी बिल्कुल सेम चीज ही बोलता है, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिर्फ रेवेन्यू के बारे में था, और जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस दोनों के बारे में है। क्लियर? तो एक्रूवल एजम्पशन भी यही बोलता है कि जब ट्रांजैक्शन हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बाद में पैसा मिलेगा, पहले से पैसा मिल गया, पैसा अभी मिला, बाद में मिला, नहीं मिलेगा, कोई भी बातों से फर्क नहीं पड़ता, पैसा से फर्क ही नहीं पड़ता बेसिकली, राइट? तो रेवेन्यू के केस में पैसा मिला या नहीं मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस के केस में पैसा दिए या नहीं दिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब ट्रांजैक्शन हुआ तब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो एक्रूवल एजम्पशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक ही चीज है, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बोलता है, और जो एक्रूवल है वो दोनों के बारे में बोलता है, रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंसेस। ठीक है, देखना। According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into। जब ट्रांजेक्शन हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जब पैसा देना लेना हुआ तब रिकॉर्ड नहीं होता, जब ट्रांजेक्शन हुआ तब वो रिकॉर्ड होगा। दस रेवेन्यू, पहले किसके बारे में बता रहा है? रेवेन्यू के बारे में। Thus, revenue is recognized when it is realized, that is, when sale is completed or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. पैसा मिला या नहीं मिला, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये रेवेन्यू के बारे में। सेकेंड किसके बारे में था? एक्सपेंस के बारे में। Similarly, expenses are recognized as expense in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not। पैसा दिए या नहीं दिए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिस समय का एक्सपेंस है वो उसी समय रिकॉर्ड होगा। क्लियर? सेम एग्जांपल्स दिए हुए यहां पे, रीड आउट करते हैं। देखना, मेसर्स आरएसएम एंड कंपनी परचेज कंप्यूटर्स ऑन 1 जनवरी। कंप्यूटर कब खरीदे? 1 जनवरी को, अमाउंटिंग टू 5 लाख, टू बी पेड ऑन 15 अप्रैल। लेकिन पैसा कब देंगे? 15 अप्रैल को। तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को ही रिकॉर्ड होगा, जब हम सामान खरीदे। पैसा कब दिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। Since the asset has been acquired by enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount on 1st January, it must record the transaction in books of accounts on 1st January। तो जब ट्रांजेक्शन हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली, इफ आरएसएम कंपनी मेक्स सेल्स, अगर सेल्स करता है, मतलब किसके बारे में बता रहा है? रेवेन्यू। तो मेसर्स वीएस एंड कंपनी ऑन 27 Feb फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। सेल कब हुआ? 27 तारीख को। तो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा? 27 को। द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 27 Feb
although the amount is received on 27 अप्रैल। 2 महीना बाद पैसा मिला, लेकिन पैसा कब मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो एक्रूअल एजम्पशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक ही बात बताते हैं दोनों, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन रेवेन्यू के बारे में बोलता है, एक्रूअल जो है रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है देखना, ये बोलता है कि जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्यों दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? सो दैट रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता रहे। आज जैसे हम 50 साल तक बिजनेस करेंगे तो हर साल देखना कि बिजनेस कैसा चल रहा है, ये बात इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। So the whole life of the business, that is 50 years, is divided into small part. Each part is called as one accounting year. क्यों ऐसा किए हैं? So that हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें, हर साल बिजनेस का परफॉर्मेंस, बिजनेस का पोजीशन इवैल्यूएट कर सकें, so that हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। राइट? देखना, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals, so that performance regularly evaluate होता रहे। Management requires information at regular intervals to assess the performance, funds requirement, short term as well as long term। तो मैनेजमेंट को बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने से मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलता है। बैंक्स को रेगुलरली इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। बैंक्स रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी एंड हैव टू एंश्योर इट्स सेफ्टी एंड रिटर्न। गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इन सबको रेगुलर बेसिस पे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो इन लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना जरूरी है। इसीलिए द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज वन अकाउंटिंग ईयर, और हर साल हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। In view of the above, the life of an enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which are termed as the accounting period. तो ये जो एक साल का पीरियड होता है, this period is called as the accounting period. ठीक है? An accounting period is the interval of time at the end of which statement of P&L account or statement of profit and loss in case of companies and balance sheets are prepared to know the result and resources of the business. तो हम हर ईयर के एंड में कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बना के, पीएल अकाउंट बना के, और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बना के। क्लियर है? अब एक ईयर जो है यूजुअली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। जैसे सपोज 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, तो ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को। तो दिस इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं? इसको बोलते हैं 2025-26। मतलब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 को और एंड होगा 31 मार्च 2026 को। क्लियर है? सिमिलरली एक ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी जैसे 2025 को स्टार्ट हुआ और 31/12/2025 को ही एंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर ऑफ 2025। क्लियर? तो इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं 2025 और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर 2025-26। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक और क्लास लगेगा, बाकी बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
इस टॉपिक को इस यहाँ पे आज के लिए इतना में रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।